तो आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और हम बातचीत कर रहे थे मारुति के सेल्स के नंबर्स को लेकर, जहां पर कुछ देर पहले सेल्स के नंबर आए। कुल बिक्री करीब 5% बढ़ी, 1.72 लाख यूनिट्स के आसपास का नंबर आया। वाई बेसिस पे अनुमान से बेटर साइड पर ओवरऑल बिक्री का जो आंकड़ा है वो जरूर देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट हालांकि टूटे हैं, 17,000 के आसपास के यूनिट एक्सपोर्ट में देखने को मिला। 28% का डिक्लाइन यहाँ पर एक्सपोर्ट फ्रंट पर देखने को मिला, लेकिन जो डोमेस्टिक फ्रंट पे बिक्री है वहाँ पर करीब 11% के आसपास की बढ़त रही। करीब 1.5 लाख यूनिट वहाँ पर कंपनी बेचते हुए दिखाई पड़ी है। तो एक अच्छे नंबर्स आपको मारुति के अनुमान से बेटर साइड पर नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। उसका एक इम्पैक्ट भी है स्टॉक में। 1.5% की तेजी के साथ डे हाई पर 8737 के स्तरों पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप मंत्रा में हम बातचीत करेंगे प्रकाश गावा से, हमारे साथ मौजूद भी हैं। गावा सर से हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनकी इंडिविजुअल कॉल से भी बातचीत करेंगे। कुछ स्टॉक्स भी हैं जिन पे भी हम बातचीत करेंगे गावा सर से। तो गावा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, क्योंकि कल जब बात हुई थी तो 17,300 के ऊपर आपने कहा था कि मूव आएगा और इंडेक्स में आज मूव भी है 17,400 पार, फ्यूचर 17,500 पार। क्या करें? कल 17,300 एक अहम लेवल था जो कि वहां से एक बाउंस मिला और उसके ऊपर ही बंद हुआ, तो ये एक संकेत दे रहा है कि अपमूव है। अब ट्रेड कर रहा है 17,420 में। कल हमने बताया था कि बैंक निफ्टी में थोड़ी ज्यादा ही स्ट्रेंथ नजर आती है, वहीं पर काफी तक क्लियर है। अब लगता है कि 17,420 से 17,500 एक पॉसिबिलिटी है। आज का लो है वो स्टॉप है, पॉसिबल है कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन 17,500 के ऊपर जब ट्रेड करेगा कल तो एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग है। लेकिन कल तक मुझे की जो एक्सपायरी है 17,500 थोड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन वहां तक जा सकता है। यस, पॉसिबल है। बैंक निफ्टी अब ट्रेड करें 14,593, अच्छा आपको मिला है यहाँ पर 40,400, 40,400 एक अहम लेवल है। इसके ऊपर जो अपमूव मिलना चाहिए तो 40,800 भी जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम। शायद कल होगा अगर निफ्टी 17,500 चला जाता है तो। 17,500 अगर निफ्टी निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगी, लेकिन 17,500 क्रूशियल है। अगर वो ब्रीच नहीं हुआ तो शायद थक सकता है बाजार वहां पर, लेकिन अदरवाइज 17,500 के ऊपर आप बढ़िया शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद लगा सकते हैं। निफ्टी फ्यूचर सोफार 17,500 के ऊपर है। गाबा सर, कोई इंडिविजुअल कॉल जहां पर आपकी नजर हो लॉन्ग साइड पर? मुझे क्रॉम्पटन अच्छा लगता है। क्रॉम्पटन में एक तेजी है, 309 पे ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल है कि 320 पे चला जाए। एक दो दिन लग सकते हैं उसके लिए, 305 का स्टॉप लगाना चाहिए क्रॉम्पटन। दूसरा है गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ एक अपमूव मिल सकता है, बाई मोड पर है, 1118 पे ट्रेड कर रहा है, 1100 का स्टॉप लगाकर चले तो शायद कल परसों तक 1140 पॉसिबिलिटी। 1140 की पॉसिबिलिटीज गोदरेज प्रॉपर्टीज में, और करीब क्रॉम्पटन ग्रीव्स 305 का स्टॉप लगाकर यहां पर भी आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। अभी कुछ देर पहले आशीष बहेती ने भी यहां पर बाय साइड पे कॉल दी थी गोदरेज प्रॉपर्टी में, तो 320 के टारगेट्स के लिए गोदरेज प्रॉपर्टी को क्रॉम्पटन ग्रीव्स को देखेंगे और करीब 305 का स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। आगे भी हम गावा सर से बातचीत करेंगे, लेकिन कैपिटल गुड्स स्पेस की बात हो ही रही है तो वहां पर निवेश के लिए फायदेमंद है, ऐसा कहना है गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह का। उनका सीमेंट सेक्टर में भी एक अच्छी तेजी का अनुमान है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, कैपिटल गुड्स तो हमारा फेवरेट है। कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग अगर आप ओवरऑल थीम देखें तो हमें अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, पर अगर मार्केट वीक रहेगा शॉर्ट टर्म में तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है आपके व्यूअर्स को कि अगर आप इस मार्केट को 1 से 3 साल के हिसाब से देख रहे हैं तो कैपिटल गुड्स रिलेटेड स्टॉक्स को खरीदिए। सेकेंडली, अगर आप मिड कैप सीमेंट को देखिए, अच्छी मिड कैप सीमेंट में काफी अच्छे चार्ट्स है। इनफैक्ट इवन लार्ज कैप सीमेंट आप अल्ट्राटेक को देखिए, एकदम स्टेडी है, मार्केट वीकनेस का कोई इंपैक्ट नहीं है। डालमिया सीमेंट काफी अच्छा कर रहा है, तो हमें ये सेगमेंट अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि अगले 1 साल में सीमेंट एज अ पैक will outperform the market. On the other hand, पावर देखिए, पावर एक बहुत पॉपुलर स्पेस है। इस सेक्टर ने काफी अच्छी रिटर्न्स दी 2020 और 2021 में। अब ये थोड़ा सा मुझे ओवर ओन लग रहा है और सारे जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो मोरलेस प्राइस में डिस्काउंटेड है। तो पावर इज एन अवॉइड, बट सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स आर अ बाय। पावर अवॉइड्स सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स, इन दोनों पे आप बाय साइड पे अपनी रणनीति बना सकते हैं। गौतम का मानना है कि यहाँ पर एक अच्छी तेजी शायद बनते हुए दिखाई पड़ेगी। अच्छा, कुछ अब मिड कैप गेनर मिड कैप लूजर्स पे आपकी स्क्रीन पर आएंगे, कहां पर आज मूव है। तो आज क्योंकि बाजार में अच्छी खरीदारी है, चौतरफा खरीदारी है, तो आपको मिड कैप में बढ़िया तेजी दिख रही है। 1.25% का उछाल यहां पर है। स्मॉल कैप 1.25% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टॉप गेनर्स में आपको दिखाई पड़ेंगे बैंकिंग में PSU बैंक्स, इसमें बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, करीब 2.5 से लेकर 4% तक का मूव यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। NBFCs भी सपोर्ट कर रहे हैं, मुथूट फाइनेंस, IB हाउसिंग, L&T फाइनेंस होल्डिंग,
सैटिन क्रेडिट केयर, यहाँ पर कुछ हद तक मूव देखने को मिल रहा है। बढ़िया मूव है मेटल में, जहाँ पर कल तेज बिकवाली थी लेकिन आज JSPL पॉजिटिव न्यूज फ्लोज का इम्पैक्ट। इसके अलावा सेल, नाल्को, हिंदुस्तान जिंक, कुछ ऐसे नाम जो कि 2.5 से लेकर 4% तक की तेजी दिखा रहे हैं। डिफेंस उछाल में है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 3.5% ऊपर है करार के बाद, BEL नए करार के बाद 2% ऊपर है, भारत डायनामिक्स करीब 4% ऊपर, और BHEL कल की तेजी और आज भी कैरी फॉरवर्ड करीब 3.5% के आसपास का उछाल है। अदानी समूह जोरदार तेजी में, आप ये BEL अदानी में नहीं आएगा लेकिन अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पावर, ये तीनों और अदानी पोर्ट, इनको भी आप जोड़ दिए तो सभी के सभी शेयर तेजी में है। बढ़िया रियल्टी में बाइंग है, इसमें मैक्रोटेक डेवलपर्स 4% ऊपर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज की गावत सर ने बात की करीब 1.5% ऊपर है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 2% ऊपर, और फिनिक्स रफली 1.25% के आसपास का उछाल यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। वो सब शेयर है जहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। गावत सर एक बार BHEL को देखिए, कल मूव आया था इसमें और वो कल के मूव को आज भी कैरी कर रहा है, 74-75 रुपए के जोन्स दिख रहे हैं सामने। आप क्या राय रखते हो? कौन सा स्टॉक बताया आपने? BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BHEL, ओके, हाँ BHEL में एक अपमूव मिल रहा था कल, एक इनिशियल बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, आज अपमूव से कंटिन्यूशन है, ट्रेड कर रहा है 72 के आसपास। लार्जर टाइम फ्रेम के हिसाब से लगता है कि अपमूव मिलना चाहिए, 75-76 का ये जोन है, वहां तक जा सकता है। 75-76 के जोन्स की तरफ ये जा सकता है। आप लॉन्ग साइड पे अगर हैं तो बने रह सकते हैं। 75 रुपए 76 रुपए के टारगेट से रहेंगे। 72-73 रुपए कामकाज कर रहा है, डे हाई के आसपास BHEL ऑलरेडी बना हुआ है। अब दो और स्टॉक्स का जिक्र करेंगे, आपकी स्क्रीन पर आएंगे दोनों ही नाम, एक है एक्सिस बैंक और एक है टेक महिंद्रा। यतिन हमारे साथ मौजूद है दोनों के ऊपर बातचीत करने के लिए। पहले तो एक्सिस बैंक करीब 2.5% ऊपर है। यतिन, क्या हुआ ऐसा एक्सिस बैंक के अंदर जो आज 2-2.5% की तेजी देखने को मिल रही? देखिए, अगर आपको ध्यान है तो कुछ क्वार्टर्स पहले एक्सिस बैंक ने अनाउंस किया था कि वो सिटी के क्रेडिट कार्ड बिजनेस का अधिग्रहण करने वाले हैं। वो ट्रांजैक्शन फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। ऑब्वियसली सिटी की अगर हम माने तो जो इनकी प्राइवेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो था काफ़ी प्रीमियम माना जाता था, और एक्सिस बैंक के साथ मर्जर होने के बाद यहाँ एक्सिस बैंक को ज़्यादा बिजनेस मिलने के आसार हैं। ऑब्वियसली जो क्लाइंटेल सिटी का था रिटेल बैंकिंग का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इंडिया में, और ये मर्जर कंप्लीट होने के बाद ऑब्वियसली काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद एक्सिस बैंक को एक्सेस मिल जाएगा। लगभग 30 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स यहाँ बढ़ते हुए दिखाई देंगे एक्सिस बैंक के, और ग्रोथ जो है, जो प्रीमियम कस्टमर्स की ग्रोथ है, प्रीमियम सर्विसेज की ग्रोथ है, यहाँ आपको सिटी के जो क्लाइंट बेस हैं वो मदद करता हुआ दिखाई पड़ सकता है एक्सिस के अर्निंग्स में और रिटेल पोर्टफोलियो में। और ये जो AUM है, जो डिपॉजिट फ्रेंचाइज है, जो HNI फ्रेंचाइज है, वो काफ़ी अहम मानी जा रही है, और डील कंप्लीशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मार्च एंड के पहले ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता हुआ दिखाई दिया। मार्केट भी ठीक है, और शायद इसी वजह से शेयर में आप आज 2.5% की तेजी देख रहे हैं। 2.5% की तेजी एक्सिस बैंक में जरूर देखने को मिली। DI के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। दूसरा नाम जो यतिन आज चर्चा में है वो है टेक महिंद्रा। यहाँ पर भी अच्छा मूव है, यहाँ ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, अगर हम टेक महिंद्रा की बात करें तो यहाँ कंपनी अपनी एक एनालिस्ट मीट रखने वाली है। कुछ ही दिनों में एनालिस्ट मीट होने वाली है, और एनालिस्ट मीट के पहले काफ़ी सारी उम्मीद है कंपनी की तरफ से, क्योंकि शेयर IT इंडेक्स को काफ़ी बड़ी हद तक अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो CP गुरनानी जो अभी कंपनी चला रहे हैं, उनका जो कार्यकाल है दिसंबर 2023 में एंड हो रहा है, और उसके बीच जो है नए CEO की अपॉइंटमेंट की अटकलें और रूमर्स बाजार में हैं। लोग और एनालिस्ट का मानना ये है कि शायद ये जो एनालिस्ट मीट होने वाली है कुछ ही दिनों में, वहाँ आपको नए CEO के बारे में मैनेजमेंट चर्चा करता हुआ दिखाई पड़े, और कुछ ही दिनों में वो भी अनाउंसमेंट आपको आती हुई दिखाई पड़ सकती है टेक महिंद्रा के लिए। इसके अलावा जो 5G का रोड मैप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, बहुत सारे ऐसे नए ग्रोथ एवेन्यूज़ हैं जो कंपनी के लिए खुले हैं, और ये एनवायरनमेंट में कंपनी कैसा करेगी, क्या गाइडेंस रहेगी, क्या मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज रहेगी, तो जो अपकमिंग एनालिस्ट मीट है कुछ ही दिनों में, उसके पहले स्टॉक में आप काफ़ी सारा मोमेंटम देख रहे हैं। इन्वेस्टर मीट 3 तारीख को कंपनी की है, और उससे ठीक पहले स्टॉक के अंदर एक अच्छी हलचल बनी हुई है। यहाँ पर मूव देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इन दोनों शेयरों पर बातचीत करने के लिए। गावा सर, टेक महिंद्रा को पहले देखिए आप, 1123 1124 पे कामकाज कर रहा है, अच्छा मूव है, और साथ साथ एक्सिस बैंक, क्या करें इन दोनों में? मुझे टेक महिंद्रा तो अच्छा लगता ही है। 1100 लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, थोड़ा वक्त दीजिए, 1140 1150 जा सकता है बिल्कुल टेक महिंद्रा, मुझे पसंद है डायरेक्टर महिंद्रा। रही बात एक्सिस बैंक में, यहाँ पर लगता है मूव शुरू हुआ है। ये आजकल में जो बैंकिंग क्षेत्र का मूव नजर है, लगता है यहाँ पर शुरू हुआ है। ट्रेड करेगा करीब 864 के आसपास, 855 का स्टॉप लगाकर चले तो पॉसिबल है कि 875 देखने को मिल सकते हैं, 875 देखने को मिल सकते हैं आते दिन।
तो टेक महिंद्रा की बात हो ही रही है, इनफैक्ट आज पूरा आईटी तेज है। आईटी इंडस्ट्री बॉडी नैसकॉम ने FY23 में इंडस्ट्री $245 बिलियन की आय ग्रोथ का अनुमान जताया है। साथ ही कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी डबल डिजिट में रहने का अनुमान जताया है। नैसकॉम के चेयरपर्सन कृष्ण रामनुजन से CNBC आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि क्लाइंट की तरफ से प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, लेकिन कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं हो रहा है। आपको सुनवाता हूँ। I would say it will be a positive year, both in terms of the outlook as we see it currently. But as things stand now, thanks to the war in Ukraine and the concerns around inflation and what have you, the broader geopolitical and macroeconomic situation, things are a little muted as the year begins. Companies, particularly retail industry and consumer-facing industries, want to be careful. And while there are no major cancellations yet, customers are wanting to be careful about their investments, and decision making is somewhat delayed. तो नैसकॉम को आप सुन रहे थे और उनका मानना है कि कोई क्लाइंट मतलब डिले हो रहा है लेकिन कैंसिलेशन नहीं हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट उनकी तरफ से आ रहा है। आईटी इंडेक्स इनफैक्ट डे हाई पर अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। गावा सर बने हुए हैं, आगे भी उनसे बातचीत करेंगे। कुछ और खबरें भी हैं, कुछ स्टॉक्स भी हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेके 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, TVS, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट यानी बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स और ये करीब करीब 50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की 4थी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी
पिज्जा कंपनी के बारे में। दरअसल डोमिनोज आज हमारा टॉपिक है और डोमिनोज के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस कंपनी की शुरुआत 1960 में टॉम और जेम्स मोनेगन के नाम से के जो दो भाई थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और दरअसल उन्होंने एक रेस्टोरेंट खरीदने के बाद इस कंपनी की शुरुआत की थी। शुरुआत में इस कंपनी का नाम जो था वो डोमिनिक था, लेकिन बाद में एक डिलीवरी पार्टनर के कहने पर उन्होंने इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया और डोमिनोज के तौर पे इसका नाम शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो दो पार्टनर थे टॉम और जेम्स, उनमें से 8 महीने के बाद ही जेम्स साहब ने अपना एक कारोबार या अपने कारोबार का हिस्सा जो है वो एक ओल्ड या पुरानी फोक्सवैगन बीटल के बदले में टॉम साहब को बेच दिया, क्योंकि वो अपने बाकी कारोबार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। 17,416 के जोन्स में भी निफ्टी कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1.25% ऊपर, यानी कि जो तेजी है मार्केट में वो बरकरार है, अभी भी वहां पर मूव बना हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश विधानसभा में आज राज्य का बजट पेश हो रहा है। शिवराज सरकार ने इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साल 2023-24 के लिए बजट पेश करते हुए इंफ्रा, शिक्षा, रोजगार, महिला और आदिवासी कल्याण के लिए कई योजनाएं पेश की हैं, जिसमें सबसे अहम है लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता और 1 लाख रोजगार का अवसर पैदा करना। आपको सुनवाते हैं। सर्व समाज की महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार तथा परिवार में निर्णय लेने की भूमिका के लिए क्रांतिकारी पहल करते हुए प्रदेश को मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 1,000 रुपया प्रति माह की राशि जमा की जाएगी। तो मध्य प्रदेश बजट में जो ऐलान, जो घोषणाएं हुई, उसके ऊपर अभी आप चर्चा सुन रहे थे। जाने से पहले आपके सामने कुछ और ऑटो सेल्स के नंबर रख देता हूं। कुछ देर पहले मारुति के नंबर्स आया, तो पहले मारुति के सेल्स के नंबर्स के साथ ही शुरुआत करूंगा। 1.72 लाख यूनिट्स मारुति ने अब तक बेची हैं। करीब करीब 1.69 लाख यूनिट का एक अनुमान बाजार लगा रहा था और करीब 5% की बढ़त देखने को मिली। 1,64,000 से बढ़ के 1,72,000 यूनिट, ये वाई बेसिस पे नंबर है। अनुमान से बेटर डे हाई पर ऑलरेडी मारुति कामकाज कर रहा है। बजाज ऑटो के नंबर साइज में एक्सपोर्ट पे ऑलरेडी वो कह रहे थे कि नंबर्स में डिक्लाइन रहेगा और जो कुल बिक्री है उसमें भी प्रेशर है करीब 11% के आसपास, लेकिन डोमेस्टिक एटलीस्ट एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर साइड पर आई है और मार्केट ने शायद इसीलिए इसको थम्स अप भी दिया है। डोमेस्टिक फ्रंट पर जो बिक्री है वो तबली 36% के आसपास बढ़ी है। 1,53,000 यूनिट्स यहाँ पर कंपनी ने पोस्ट की है। इसके अलावा ये एक्सपोर्ट में डिक्लाइन है 38% के आसपास, इसीलिए ओवरऑल नंबर्स के अंदर थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा है और मार्केट ने फिर भी डोमेस्टिक फ्रंट पे नंबर्स को ज्यादा सराहा है। और इसके अलावा स्कॉट्स कुबोटा के नंबर्स करीब 27% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिली। 7,811 यूनिट आई हैं 6,114 यूनिट के सामने। वाई बेसिस पे 27% की ग्रोथ यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी है। तो ये कुछ नंबर्स जो अब तक आए हैं उनका रैप आपके सामने है। गाबा सर, जाने से पहले एक बार मारुति के ऊपर और अपडेट दे दीजिए कि नंबर्स आए अभी और नंबर्स का रिएक्शन है। DI के आसपास मारुति कामकाज कर रहा था, क्या करना चाहिए यहाँ पे? आज क्रैक हो रहा था, बहुत कुछ समझ में कुछ नहीं आया। मैं पूछ रहा हूँ मारुति के नंबर्स के बाद मारुति का स्टॉक डे हाई पर है, यहाँ क्या करना चाहिए? पर मारुति का हाई बढ़िया लगता है मुझे। बेस बन रहा है, जो मूव मिला था करीब करीब 9,000 से लो लेवल तक मिला था, वो एक रिएक्टिव मूव था। मतलब नीचे तो आया है लेकिन ऊपर जाने के लिए तो लगता है कि अब शुरू हुआ है। यहाँ पर बेस बन रहा है। मारुति आई थिंक 1-2 दिन के लिए सोचना चाहिए। ट्रेड करा 8,729, फर्स्ट टेक्निकल टारगेट रहेगा 8,800। मेरे ख्याल से वहां चला जाएगा और भी हायर जोन देखेंगे। तो मारुति के ऊपर राय गाबा सर की आपने सुनी। अब ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले 2-3 अपडेट, जिसमें खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर आएगा। इस हफ्ते 3 खिलाड़ी, जिसमें समित चौहान, अरुण कुमार मंत्री और प्रदीप होचंदानी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अरुण की कॉल्स में उन्होंने क्रॉम्पटन यहाँ पर प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं, जो गाबा सर ने थोड़ी देर पहले बाय साइड पर कॉल दी है। 325 के टारगेट्स के लिए 300 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करते, लेकिन 309 पर प्रॉफिट बुक हो गए हैं अरुण की तरफ से। प्रदीप ने जो सोनाटा सॉफ्टवेयर के ऊपर कॉल इनिशिएट की है 805 रुपए के टारगेट्स के लिए 715 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। 743-44 के जोन्स में ये स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसके अलावा समीत चौहान की तरफ से गॉडफ्रे फिलिप्स में प्रॉफिट्स उन्होंने बुक कर लिए हैं। 1900 के टारगेट थे, लेकिन 1815 के आसपास वो अपने टारगेट्स को, अपनी पोजीशंस को वाइंड अप कर चुके हैं। 1700 का एक स्टॉप लॉस उन्होंने लगाने की राय यहाँ पर दी थी।
3 कॉल्स जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपकी स्क्रीन पर। रिटर्न के लिहाज से कल तक समित लीड कर रहे थे और समित का रिटर्न जो कल था वो करीब 3% था, आज 12% के रिटर्न समित की तरफ से। अरुण मंत्री का रिटर्न 4.25% और प्रदीप का रिटर्न करीब 5% यहाँ पर देखने को मिला। तो खिलाड़ी नंबर 1 थर्ड डे और सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर। ब्रेक का वक्त और ब्रेक के उस पार आपको नो योर कंपनी में आज एक और सरकारी कंपनी मिलेगी। कोचिन शिपयार्ड की मैनेजमेंट से हम मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कमोडोर PR हरी रिटायर्ड CMD GRSE के मौजूद होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। नमस्कार।